हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवे पे स्टडी पर। एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी से। तो 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया वो सभी प्रश्न के देखेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो प्रश्न बताएंगे वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है उसी चैप्टर से आपका अधिकतर शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से कई क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। अभी रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें एनालिसिस जब करवाए थे तो कई क्वेश्चन डेली आप एनालिसिस से क्वेश्चन आता था, ठीक है। इसलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे आप एनालिसिस में, वो आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस की कौन सी स्वर्ण जयंती मनाई गई है। तो 25वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई है। अब जैसे प्रवासी भारतीय दिवस आया, अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस लौटे थे? तो 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, गांधी जी ने कब किया था, तो जब वहाँ से लौटे थे 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था, ठीक है। अब गांधी जी से क्वेश्चन आने लगा है तो गांधी जी से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको सब याद रखना है, ठीक है। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको मालूम है 2 अक्टूबर 1869 का। देखिए एनालिसिस देखने से ही नहीं होता है, एनालिसिस आप देखें, जब आपके एग्जाम में काम ही ना आए तो देखने से क्या फ़ायदा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। हमारी वीडियो थोड़ा लेट आएगी लेकिन ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको आएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आएगा जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। और ये दोनों डेट अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, और एक प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। सारे चीज़ें ध्यान रखना आपको, ठीक है। और गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कई एग्जाम में पूछा गया है गांधी जी की पत्नी का नाम, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी था, ये ध्यान रखना है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था मालूम? तो गांधी जी पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में किए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछे भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 का था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, ठीक है। और ये पूछे कि गांधी जी ने राजनीतिक में प्रवेश किस आंदोलन से किया था, तो सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश किया था ये चंपारण आंदोलन से 1917 में किया था, ठीक है। तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था भारत में, ठीक है। गांधी जी की आपको पुस्तक से प्रश्न आता है, गांधी जी के पत्रिका से क्वेश्चन आएगा, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। जैसे यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? गांधी जी है। इंडियन ओपिनियन के गांधी जी है। इंडियन ओपिनियन जो कि है इनका पहला पत्रिका जो कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने लॉन्च किया था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और हरिजन पत्रिका के संपादक गांधी जी है। नवजीवन के गांधी जी है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ पुस्तक है वो भी याद रखना आपको गांधी जी का, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? गांधी जी। मेरे सपनों का भारत, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है गांधी जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा था कि सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 3 दिया था, तो आंसर हो गया 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। जो कि भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के सभी स्तरों पर ये अंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो उसका भी आंसर आपको क्या देना है? 3 देना। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि संसद के 3 अंग में कौन कौन शामिल होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस के बारे में पूछा था आपसे। तो उत्कृष्ट गैस किस समूह में रखी जाती है? 18वें समूह में। उत्कृष्ट गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी जाती है, इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस की बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ये गैसें बहुत अस्थिर होती है और शायद ही कभी किसी दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती है। अब यहाँ से प्रश्न ये आ जाता है, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। 6 उत्कृष्ट गैस है जो कि याद रखना है। कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन
और रेडॉन, ठीक है, ये याद रखना है, इसको याद ऐसे रखना है ना अगर करके 0 रन, है ना यानी हीलियम नियोन, अगर करके यानी आर्गन क्रिप्टॉन 0 रन, यानी कि जेनॉन और रेडॉन ये सब अक्रिय गैस है, या तो नोबेल गैस बोलिए या तो उत्कृष्ट गैस बोलिए, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत कब आया था? तो डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत कब दिया था ये? तो 1817 में दिया था, ठीक है, 1817 में डोवे राइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी ये परमाणु भार पर ये आधारित था, और जो बाद में जो दिया था हेनरी मोसले वो किस पर आधारित था पूछे, तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित था, ठीक है। बात करते हैं आवर्त सारणी को, तो आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। कब दिया था ये ईस्वी भी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1869 में दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो हेनरी मोसले ने दिया था। कब दिया था? 1913, जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए, उसी समय रिलेट कर लीजिए। तो ये 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एटीएम किस क्षेत्र में आता है? तो एटीएम ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में आएगा, जैसे कि बस हो गया, रेल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक नहीं टिक करना है, ऑटोमेटेड होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट आया था क्या, एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण है एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि हाल ही में 2023 में इनका मृत्यु हुआ और इनको भारत रत्न भी दिया गया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें भी 2-3 प्रश्न, रेलवे का जो एग्जाम हुआ था पूछा गया था स्वामीनाथन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड सब चीज़ याद रखना आपको। तो एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी दिया गया 2024 में। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? करंट अफेयर में याद रखना है, 5 लोगों को मिला था। किसे किसे मिला? एक तो ये एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, फिर है पी.बी. नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो कौन सा एग्जाम है जिसके में अशोक से रिलेटेड या तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया या तो बिंदुसार, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, सभी एग्जाम में आता है। तो याद रखना है अशोक का अधिकांश शिलालेख ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अशोक कौन था? तो किस वंश का शासक पूछे तो ये मौर्य वंश का था, ठीक है, मौर्य वंश का ये शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अगर आपसे पूछ लिया जाए अशोक किसका पौत्र था तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, ठीक है, पौत्र यानी पोता, और बिंदुसार का ये पुत्र था अशोक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। और पूछे धामे का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो अशोक से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है ना, 943। और क्या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 था। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब होता है पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। 2011 में बाल लिंगानुपात अगर पूछे तो 909 था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अच्छा बात करते हैं एक क्वेश्चन अगर शायद ये भी अगर आया था तो ये भी ध्यान रखना है, जातीय संघर्षों के कारण असम में किस साल की जनगणना नहीं हो पाई थी? 1981 में, ठीक है। अच्छा बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या हो सकता है, जैसे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। और अगर पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुआ तो 1881 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, ठीक। और जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष पूछा जाता है तो 1921, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। और माल्थस का संबंध जनसंख्या से है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हुआ तो ये फातिमा बीबी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट का पहला जज है ना, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था तो वो कौन था? हरिलाल जे कानिया। याद रखना है, करेंट अफेयर में याद रखना है। भारत का भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है तो 51वां मुख्य न्यायाधीश है, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले ये ध्यान रखना, ठीक है, संजीव खन्ना 51वां मुख्य न्यायाधीश है, ये याद रखना है। जैसे किस क्रम का ये भी याद रखना है, कौन है
ये भी याद रखना है, ठीक है। इससे पहले कौन था, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ था, वो कौन सा था, 50वां था, ठीक है। तो पूछ लिया जाए अगर 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, ये बताइए पहले। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो ये 2, 1, 4 है ना, तो इसको एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 1, 2, 4 में ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपसे, पूछेगा कि रिट कौन जारी करता है, तो ध्यान रखना रिट 5 प्रकार के होते हैं और दोनों जारी करता है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार उल्लेख किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति देश से संबंधित है, तो हरित क्रांति ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हरित क्रांति में किस खाद्यान्न की अधिकतम वृद्धि हुई थी, किस पर अधिक प्रभाव पड़ा था, तो ये गेहूं पर अधिक प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति की बात करें तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो बर्गिज कुरियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में हुआ था, ये 1951 में हुआ था पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में। अब एशियाई खेल से पूछा तो एशियाई खेल से 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण याद रखना है, कौन कौन सा, कि एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था पूछेगा, तो चीन के हांगझाऊ में हुआ था, है ना, चीन में हुआ था 2022। और 2026 वाला पूछा जाएगा कि एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो याद रखना है जापान में होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 153वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। देखिए अब यही क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछ लिया गया, इसलिए जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ये एनालिसिस जरूर देखिए और हर एक प्रश्न को याद रखिए। और आप रूम में भी अगर इस वीडियो देखने के बाद टाइम बचता है तो सिर्फ रिलेटेड टॉपिक को ही पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना की चुनौतियां क्या थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की चुनौतियां क्या थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1961 से 66 के बीच हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, 1962 में भारत और चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियां उजागर की थी। एक ये था, ये ऑप्शन में था तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1966 में भीषण सूखा भी पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ भी सारा ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजना अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, गारंटी के साथ आपके आने वाले एग्जाम में जितना भी शिफ्ट है सब में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1951 से 56। दूसरा पूछे तो 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। और फिर क्या हुआ कि 1966 से 69 तक पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी तो कौन सी थी, यही 1966 से 69 था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74 हुआ था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न आता है क्या, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि उसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिकरण मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर है, याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछे तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। एक क्वेश्चन आएगा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना जो हुआ ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो याद रखना है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों स्टील प्लांट जो है स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। प्रश्न ये भी आएगा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो दुर्गापुर हुआ था किसके साथ, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद रखना है द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। याद रखना है भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और पूछेगा राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद रखना है राज है ना, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर बोकारो स्टील प्लांट वो भी भीरू है ना, वो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, लेकिन बोकारो जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का युद्ध के बारे में, तो अकबर का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध है, याद रखना है। अकबर का जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में, तो एक ये याद रखना है। और अकबर ने किसे हराया था, तो हेमू को हराया था, ठीक है। तो पानीपत का तीनों युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तीनों युद्ध आपको यहाँ पर अकबर से रिलेटेड याद रखना है। मतलब अकबर का तो दूसरा युद्ध है, लेकिन पानीपत का तीनों युद्ध आपको याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और ये हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच। ये विजयी कौन हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में, अकबर और किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हेमू को किसने हराया था? पानीपत का दूसरा युद्ध में, तो अकबर ने हराया था, ठीक है, अकबर विजयी हुआ था। फिर आप पानीपत के तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठा के बीच हुआ था। तो इसमें अफगानों की जीत हुई थी, मराठा के बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। अकबर की और भी बात करें तो देखिए, अकबर से क्वेश्चन आया है तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो अकबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी याद रखना आपको। अकबर का जन्म कब हुआ था पूछे अगर, तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया था? तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया था। पूछे अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। दीन इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। एक क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है। बैरम खान ये था संरक्षक, और एक था पूछेगा राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में? तो यूपीएससी है किस अनुच्छेद में? 315 से 323 तक है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग से अभी करंट अफेयर में याद रखना क्या, अभी यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। नेक्स्ट है वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो स्ट्रॉबेरी जो पौधा है इसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है, और स्ट्रॉबेरी के फल के बाहर जो है खाने योग्य बीज होते हैं। स्ट्रॉबेरी एक फल पुंज है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा फल होते हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब किया था? तो देखिए ईस्वी भी आपको याद रखना है, जो भी चीज़ पढ़ेंगे ईस्वी भी महत्वपूर्ण है, ईस्वी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे से और क्वेश्चन क्या याद रखना है कि एक क्वेश्चन आएगा विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है? तो फैराडे है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम, जो कि विधेयक 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाया जाने वाला जुर्माना कितने रुपये तक हो सकता है? ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था, यही क्वेश्चन और यही आंसर था इसका, 1 करोड़ रुपये, ठीक है। तो जो पेपर लीक धांधली में जो पकड़ाएगा उसमें क्या है, मिनिमम कम से कम न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना है, और 5 साल से 10 साल तक का कैद है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है गुरु MK सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो MK सरोजा है ये किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का है। इसके बारे में डिटेल आगे बताएंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या आपको ध्यान रखना है, देखिए नृत्य से न, तो नृत्य से क्वेश्चन आएगा, सब आपका सब शिफ्ट में आएगा। नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, तो उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, आगे आपको बताएंगे भी। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना, PMRY यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो 1993 में शुरू हुआ था, ठीक है। भारत सरकार ने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली ये कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन ना, ये क्या आंसर क्या हो गया? केरल, कथकली केरल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, जो कि हर एग्जाम में आएगा, यहाँ से निश्चित रूप से आपका 1 नंबर बनेगा, इसलिए ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले तो ये याद रखिए कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य मालूम, यही कन्फ्यूजन वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार, संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कुल 8, लेकिन अगर पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? तो 9 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। सभी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है वो याद रखना आपको, ठीक है। भरतनाट्यम ये कहाँ से? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर भारत बोलिए, ठीक है। और कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, थोड़ा सा साउंड में आपको डिस्टर्ब आ रहा होगा है ना, पीछे शादी वाली गाना बज रहा है ना। तो आपको याद रखना क्या, देखिए कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का है, अब मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, और सतरिया कहाँ का, असम का है। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरत तमिल ऐसे याद रख लेना है। कथक जो है उत्तर भारत का है, और कथकली, ये दोनों कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए याद रखना। देखिए कथक है उत्तर भारत का, लेकिन कथकली लो है ना आ रहा है इसमें, तो केरल, कथकली केरल, सब याद रख लेना आपको, कथकली केरल। और बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद ऐसे रख लेना है, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए हैं ना, शादी का सीजन भी है तो ध्यान रखना है कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए। तो आपको ये याद रखना है, जैसे एग्जाम में आएगा ना कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए। तो कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी नाम से याद रहेगा ओडिशा, मणिपुरी नाम से याद रहेगा आपको मणिपुर का, और मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का। तो केरल से दो है, कौन कौन सा है, एक कथकली केरल और एक मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल से। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का, और सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। और नौवां कौन सा है जो कि संस्कृति मंत्रालय ने उसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, तो वो है छऊ शास्त्रीय नृत्य, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जो कि महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।